टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम एआरडी के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने ऑयल सीड्स तक कंप्लीट कर लिया था। हम क्रॉपिंग पढ़ रहे थे, ये देखिए, जिसमें हमने ऑयल सीड्स की क्रॉपिंग तक कंप्लीट कर लिया था। उसके पहले हमने पल्सेस पढ़ी थी और उसके पहले हमने सीरियल्स पढ़ा था। उसके पहले हमने एग्रोनॉमी का बेसिक्स पढ़ा था और हमने एग्रीकल्चर का बेसिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने सारे फादर्स, रिवॉल्यूशंस, मीनिंग, PYQs, MCQs, प्रैक्टिस MCQs, ये सब हमने सॉल्व कर लिए थे। एंड आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया है, फर्स्ट लेक्चर, जो प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड उसके बाद से हम सेकेंड लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 3 क्रॉप्स तक देख लिया। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर 4th क्रॉप टुडे, दैट इज़ फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, तो फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। आप प्लीज़ याद रखिए, और नोट्स आपने बना लिए हों, और वो बिल्कुल याद रखिए कि हम ये पहले क्रॉप्स डिस्कस कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्रॉप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो प्राइमरीली उनके फाइबर के लिए ग्रो किए जाते हैं, और उस फाइबर से क्या बनता है? उस फाइबर से कपड़ा बनता है, रोप्स, रस्सी बनती हैं, बोरियां, सैक्स, बैग्स, कारपेट्स, मैट्स, ये सब बना जाता है। आपने देखा हो हमारे जूट की बोरियां होती हैं, या वो होते हैं हमारे ये कारपेट्स होते हैं जो फाइबर्स के बने हुए होते हैं, डिफरेंट फाइबर्स के। तो वो फाइबर क्रॉप्स जो होता है, उससे फाइबर बनता है और फाइबर से फिर ये सारी चीज़ें बनती हैं, राइट। अब फाइबर जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से आता है। एक फाइबर जो है वो ज़रूरी नहीं है अगर वो कोई सीड से आ रहा है तो वो कोई सीड से ही आएगा। हर फाइबर अलग चीज़ों से आता है। सो 3 चीज़ें हैं: सीड फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स एंड लीफ फाइबर्स। ये आपको नोट्स में लिखना है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ आई एम टीचिंग ओनली दोज थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकती है, बिकॉज आई हैव अ क्लियर मोटो, एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट। वी डोंट हैव टू डू एनी PhD इन एग्रीकल्चर, जस्ट वी हैव टू क्लियर ARD विद अ वेरी गुड मार्जिन। 25-30 मार्क्स आते हैं, दैट्स ऑल गुड, राइट। सो फाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से आता है। अब फाइबर्स जो होते हैं वो सीड फाइबर यानी वो सीड के अराउंड, ये मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी, अभी बस आप इतना याद रख लीजिए। एक सीड फाइबर यानी सीड से आता है, एक बास्ट फाइबर्स यानी फाइबर्स दैट आर इनसाइड द बार्क ऑफ द स्टेम जो होता है, स्टेम जो हमारे प्लांट का स्टेम होता है, उसके अंदर से जो फाइबर आता है वो है बास्ट फाइबर्स। जैसे जूट हो गया, जूट जो है वो स्टेम से आता है। लीफ फाइबर यानी जो लीफ से आता है, जैसे बास्ट, ये स्टेम है तो इसके अंदर से जो फाइबर आ रहा है वो हो गया बास्ट स्टेम, जैसे कि जूट। फिर ये सीड से जो फाइबर आ रहा है, ये सीड में से आ रहा है, तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ सीड फाइबर, तो कॉटन हो गया। फिर लीफ में से जो फाइबर आ रहा है वो लीफ फाइबर हो गया, इसका एग्जांपल है सीसल। सो ये तीनों एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि मोस्ट फेमस एग्जांपल्स हैं। इसका एक और एग्जांपल अभी हम देखेंगे। सो मोस्ट फेमस एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। बास्ट स्टेम यानी बार्क के अंदर, स्टेम के अंदर के जो बार्क है उससे जो फाइबर आ रहा है, दैट इज़ बास्ट स्टेम, तो जूट उसका एग्जाम्पल हो गया। सीड से कॉटन आ रहा है, देन लीफ से सीसल आ रहा है। नेक्स्ट वी सी, ये एक वो है, टेबल है, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। सीड फाइबर का एग्जांपल हो गया कॉटन, बास्ट फाइबर का एग्जांपल हो गया जूट, सन हेम्प, मेस्टा, रेमी, ये सब जो है बास्ट फाइबर का एग्जांपल हो गया। लीफ फाइबर का एग्जांपल हो गया सीसल और अगावे। आपको बस इतना याद रखना है, मतलब आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं बार बार बोलूँ ताकि आपको याद रहे, आवाज़ बहुत बार याद रह जाती है। सो आपको बस इतना याद रखना है कि सीड का एग्जांपल कॉटन है, ये हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा होता है, ये काफ़ी कॉमन है। सो सीड से कॉटन आता है, ओके। सो फ्रॉम कॉटन कम्स फ्रॉम द सीड फाइबर। नाउ द लीफ फाइबर हैज़ ओनली 2 examples, most importantly only 2 examples that we are talking about, sisal and agave, and rest jute, mesta, hemp, remi, these are all example of bast fiber. So you have to remember it this way. Now let us see some MCQs. Which of the following is a bast fiber crop? Example says cotton, sisal, jute and flax. So cotton जो सीड है, ठीक है, और सीसल जो है वो हमारा लीफ है। देन जूट फॉर श्योर वी नो कि ये बास्ट फाइबर क्रॉप है, सो जूट इज़ द राइट आंसर। नाउ बास्ट फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? जो बास्ट फाइबर्स है वो कहाँ से लिए जाते हैं? वो स्टेम से लिए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा। सो स्टेम वुड बी द राइट आंसर।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीड फाइबर, तो सीड क्या है, सबसे ईजी सीड है कॉटन। तो अगर इतने ईजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अगर आपने इतना सभी पढ़ लिया है तो आप इतने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई से कि आपको जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी सी नॉलेज से भी ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जस्ट वी नो दिस कि हाँ 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। सीड फाइबर से आ रहा है कॉटन, बास्ट यानी बार्क उससे आ रहा है, स्टेम का बार्क उससे आ रहा है जूट, मिस्टा, हेम, रेमी, और लीफ से आ रहा है सीसल और अगावे। राइट, नाउ ये जो क्रॉप्स हैं जो अभी हमने पढ़े फाइबर क्रॉप्स, उसके बॉटनिकल नेम्स, फैमिली और पार्ट्स यूज्ड है। ठीक है, अब एक्चुअली बॉटनिकल नेम सिर्फ 2-3 के इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक आप सबके नाम याद रख पाएंगे बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कॉटन का याद रख लीजिए, गॉसिपियम, बिकॉज इट्स फेमस ऑल्सो। आप जूट का याद रख लीजिए, कोरस। देन एक बार बस रीड कर लीजिए बिकॉज आई नो इट्स वेरी हैवी एंड वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरी क्रॉप्स बॉटनिकल नेम। सो बस आप 1-2 के याद रख लीजिए। देन फैमिली में आप कॉटन की फैमिली याद रख लीजिए, मेल्विसिया, एंड जूट की याद रख लीजिए, टिलीसिया, एंड रेस्ट यू जस्ट कैन रीड। और पार्ट्स यूज तो हम पढ़ चुके हैं, सीड फाइबर, बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर, एंड सीसल इज लीफ फाइबर, एंड अगावे, सीसलना, मतलब आप बस एक बार रीडिंग कर लीजिए एंड रेस्ट आई थिंक यू विल बी डन विद दिस। सो आई होप हमने फाइबर क्रॉप्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए और समझ लिया है। एक बार रिवीजन करा देते हैं। फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो फाइबर के लिए ग्रो किए जाते हैं। देन 3 टाइप के फाइबर्स हैं, सीड, बास्ट एंड लीफ। उसके एग्जाम्पल्स देखे हमने, देन एक टेबल देखी, MCQ सॉल्व करें, और उसके बाद बॉटनिकल नेम्स, फैमिली एंड पार्ट यूज। सो दिस इज़ ऑल वॉट वी हैव टू डू अबाउट फाइबर क्रॉप्स। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है फाइबर क्रॉप्स के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू शुगर एंड स्टार्च क्रॉप्स। अब हम 5th टाइप के क्रॉप पे आ गए हैं, शुगर एंड स्टार्च क्रॉप्स। तो अभी पहले हम शुगर क्रॉप्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्च क्रॉप्स को पढ़ेंगे। तो शुगर क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जिससे हमें शुगर मिले, सिंपल। जैसे कि शुगर केन यानी गन्ना से हमको शक्कर मिलती है, शुगर क्रॉप्स। सो दोज आर दैट क्रॉप्स जिससे हमें शुगर मिले। सो शुगर क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं शुगर केन एंड शुगर बीट। ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, दैट्स इट शुगर क्रॉप्स में। और दोनों एग्जाम्पल बहुत ईजी है रिमेंबर करने के लिए, शुगर केन एंड शुगर बीट। Then starch crops when we read later after sugar crops then we'll understand more in detail, but यहाँ देख लेते हैं। starch crops यानी वो क्रॉप जो हमें स्टार्च देते हैं, सिंपल। स्टार्च मतलब कार्ब्स, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है वैसे कि ये सिर्फ यही क्रॉप स्टार्च क्रॉप्स हैं, या जो स्टार्च क्रॉप जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो स्टार्च क्रॉप्स नहीं हो सकते, बिकॉज वी हैव रेड इन आवर फर्स्ट लेक्चर, इफ़ यू रिमेंबर, इन द सीरियल्स, कि हमने पढ़ा था कि सीरियल्स में भी बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। वी रेड दिस। सो वो सीरियल्स को भी हम स्टार्च क्रॉप्स में इंक्लूड कर सकते हैं। स्टार्च क्रॉप्स आर एनी क्रॉप जो हमको स्टार्च देते हैं, राइट। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टेपोइका या कसावा, देन याम। सो लेट अस रीड अबाउट शुगर क्रॉप्स फर्स्ट। सो दिस इज शुगर बीट। आई डोंट नो इन हिंदी अलग अलग रीजन्स में व्हाट यू ऑल से फॉर शुगर बीट, बट हमारे यहाँ उसको चुकंदर कहा जाता है इन हिंदी। सो आई डोंट नो अबाउट रीजन्स, यू जस्ट प्लीज़ also let us know in comment section like what in your region sugar beet is called as in Hindi. Then this is sugar cane. I hope ki in every region it is called as ganna only, but if it's called something other, please let us know that also. So these two are sugar crops, sugar beet and sugar cane. ये दोनों हमको sugar देते हैं, and also sugar beet is now being referred to as a very good alternative to sugar cane. So शुगर केन का बॉटनिकल नेम है सैचैरम ऑफिस। दिस बॉटनिकल नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस समटाइम्स, सो यू जस्ट रीड बेटा वल्गैरिस एंड सैचैरम ऑफिसिनेरम। यू जस्ट रीड बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मैंने सबके बॉटनिकल नेम दिए, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर रिमेंबरिंग, बट आई हैव गिवन ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। इफ़ यू वॉन्ट एनी बॉटनिकल नेम ऑफ एनी क्रॉप यू गेट इट हेयर। नाउ व्हाट इज़ अ पार्ट यूज फॉर शुगर। जैसे हमने फाइबर्स के लिए पढ़ा था कि फाइबर्स के लिए डिफरेंट पार्ट से फाइबर आता है ना। सीड से फाइबर आ रहा था, देन स्टेम से फाइबर आ रहा था, या किसी क्रॉप में लीफ से फाइबर आ रहा था। इन द सेम केस शुगर के लिए द शुगर इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। सो शुगर इज़ कमिंग फ्रॉम स्टेम ऑल्सो एंड शुगर इज़ कमिंग फ्रॉम रूट ट्यूबर ऑल्सो। सो शुगर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ शुगर बीट। फॉर शुगर बीट द शुगर इज़ कमिंग फ्रॉम रूट ट्यूबर,
लेट अस अंडरस्टैंड अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो शुगर बीट है यानी जो चुकंदर है उसके लिए जो शुगर आ रहा है वो शुगर रूट ट्यूबर के पार्ट से आ रहा है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये रूट ट्यूबर है ये, तो इस पार्ट से जो है वो शुगर आ रहा है। लेकिन जो शुगर केन का शुगर है वो स्टेम जूस से आ रहा है, ये स्टेम है राइट, ये स्टेम है, तो ये स्टेम से आ रहा है और ये रूट ट्यूबर से आ रहा है। इसमें यहाँ से शक्कर आ रही है स्टेम से और इसमें यहाँ से शक्कर आ रही है रूट ट्यूबर से। तो शुगर बीट में आ रही है रूट से और शुगर केन में आ रही है स्टेम से। दिस यू हैव टू रिमेंबर, रूट एंड स्टेम, and it's very easy also to remember because sugarcane we all know it's a stem and sugar beet is a root, so that's way. Now let us read about starch crops. Any crop that is mainly grown for its starch content in any plant part. So शुगर क्रॉप वो क्रॉप से जो शुगर दे रहे हैं, स्टार्च क्रॉप वो क्रॉप्स होंगे जो स्टार्च के लिए ग्रो किए जा रहे हैं, है ना। तो अब वो प्लांट पार्ट वो एक ट्यूबर भी हो सकता है, वो एक सीड भी हो सकता है, वो एक रूट भी हो सकता है। अब हमने हर चीज़ के लिए पढ़ा क्योंकि हर डिफरेंट पार्ट के प्लांट से चीज़ें आ रही हैं। अब हमने फाइबर्स के लिए पढ़ा था कि फाइबर्स के स्टेम से भी आ रहा है, लीफ से भी आ रहा है। हमने अब शुगर केन के लिए भी पढ़ा कि स्टेम से आ रहा है, देन रूट से आ रहा है। अब स्टार्च के लिए भी हम सेम पढ़ रहे हैं कि वो ट्यूबर भी हो सकता है, वो रूट भी हो सकता है, वो एक सीड भी हो सकता है। नाउ जो स्टार्च ट्यूबर से आ रहा है दैट इज़ पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कसावा, याम, ये सब जो है वो ट्यूबर्स से आ रहा है। देन स्टार्च दैट इज़ कमिंग फ्रॉम नॉन ट्यूबर प्लांट इज़ मेज, सैगो पाम, ये सब जो है वो नॉन ट्यूबर पार्ट्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इज़ अ ट्यूबर? ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर इज़ अ सोलन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स फूड दैट इज स्टार्च। आपने जो वो देखा होगा, एक सेकेंड यहाँ पे है, यस तो ट्यूबर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम आलू रखते हैं घर में तो वहाँ पर छोटे छोटे से स्प्राउट्स आ जाते हैं एंड उसमें से न्यू वो होता है, आइज़ आ जाती है और नया आलू आने लगता है उसमें से। सो दैट इज़ अ स्टेम ट्यूबर। This is actually a modified underground stem that swells, that has eyes or buds on the surface, can sprouts new shoots. अगर कोई न्यू शूट्स आ रहा है तो दैट इज स्टेम ट्यूबर, ठीक है। अब रूट ट्यूबर में आइज़ नहीं होती है, जैसे स्वीट पोटैटो, कसावा, याम, ये तीनों जो है वो रूट ट्यूबर के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आइज़ नहीं होती है। जिसमें आइज़ नहीं होती है वो एग्जाम्पल हो गया रूट ट्यूबर का, और जिसमें आइज़ होती है वो एग्जाम्पल हो गया स्टेम ट्यूबर का। और स्टेम ट्यूबर का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है पोटैटो, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं पोटैटो जो इम्पॉर्टेंट है। एंड रूट ट्यूबर की 3 एग्जाम्पल्स है, कसावा, याम एंड स्वीट पोटैटो। एक और बार देखते हैं, ठीक है। हम स्टार्च क्रॉप्स पढ़ रहे थे। स्टार्च क्रॉप्स में हमने पढ़ा कि स्टार्च जो है वो किसी भी प्लांट के पार्ट से आ सकता है। देन हमने देखा कि वो जो है वो ट्यूबर से भी आ सकता है, वो नॉन ट्यूबर से भी आ सकता है। नॉन ट्यूबर से भी हम कंसर्न नहीं है क्योंकि वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सीरियल्स में, हम ट्यूबर से कंसर्न है। तो ट्यूबर में जो है वो 2 पार्ट्स में आ सकता है, वो या तो स्टेम हो सकता है या वो रूट हो सकता है। रूट के एग्जाम्पल सिर्फ 3 है, स्वीट पोटैटो, कसावा और याम, जिसमें जो आई बर्ड्स होती है, जो आइज़ होती है वो नहीं आती है। और स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, जिसमें बर्ड्स आ जाती है, जिसमें आइज़ आ जाती है। सो दिस इज़ याम, कसावा एंड स्वीट पोटैटो। एंड ऑल्सो आपकी लोकल लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं, लाइक स्वीट पोटैटो को शकरकंदी बोलते हैं, या कसावा और याम को क्या बोलते हैं आपकी लोकल लैंग्वेजेस में। इन सब की सब्जियाँ बनती हैं। सो यू प्लीज़ लेट अस नो। So just remember, now let us solve some MCQs. Which of the following is a stem tuber? हमने पढ़ा stem tuber का एग्जाम्पल है पोटैटो। सो दिस ईजी आर MCQ अगर आपने पढ़ा हो तो। नाउ अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो यू वुड नो या ट्यूबर तो चारों ही होते हैं, स्वीट पोटैटो, कसावा, याम, पोटैटो, दीज ऑल 4 आर ट्यूबर। बट कौन सा स्टेम ट्यूबर है और कौन सा रूट ट्यूबर है? सो स्टेम ट्यूबर इज पोटैटो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ट्यूबर? सो रूट ट्यूबर इज स्वीट पोटैटो, right? Sweet potato is a root tuber. No buds are formed. Now let us read next category of crops. I think it is 6th category of crops. I'm sorry for saying rocks. Crops. That is forage or fodder crops. Now what are forage और fodder crops? वो crops जो कि हम livestock को देते हैं feed करने के लिए। हम उनको जैसे चारा देते हैं या हम उनको ड्राई पाउडर देते हैं, या तो फ्रेश हो सकता है या ड्राई हो सकता है। तो जो चारा हम देते हैं
कैटल, बुफेलो, शीप या गोट्स को, वो क्रॉप्स को फोरेज या फॉडर क्रॉप्स कहा जाता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. फोरेज और फॉडर क्रॉप्स, फोरेज और फॉडर क्रॉप्स, वो क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू फीड लाइव स्टॉक. इनको स्पेशली ग्रोन ही इसलिए किया जाता है ताकि हम लाइव स्टॉक को फीड कर सकें. लाइव स्टॉक यानी कैटल, बुफेलो, शीप या गोट्स. और उनको हम ग्रीन फॉडर यानी फ्रेश फॉडर या ड्राई फॉडर हे या स्ट्रॉ की तरह यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस रीड. तो इसमें क्रॉप्स क्या आते हैं? इसमें बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं जो ग्रीन फॉडर की तरह या फिर जो ये फोरेज क्रॉप्स की तरह यूज़ होते हैं, जिसमें कि बाजरा, नेपियर या हाइब्रिड ग्रास, गिनिया ग्रास, फॉडर सॉर्गम, फॉडर मेज़. फॉडर सॉर्गम यानी ये जो सॉर्गम वाला जो क्रॉप है वो जो फॉडर के लिए तब यूज़ किया जाता है. ये सब ग्रास हैं, राइट. एंड लेग्यूम है ल्यूसर्ने, बरसीम, डेस्मेंथस. ये सब लेग्यूम क्रॉप्स है जो यूज़ किए जाते हैं टू ग्रो द फॉडर क्रॉप्स. इसके बॉटनिकल नेम्स यू जस्ट कैन रीड, बट आई डोंट थिंक इट्स possible to remember all these botanical names, so you can just skip also. If you want you can read. Then ये क्या है? ये लिखा है कि ये ग्रीन क्रॉप्स की तरह यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ क्वीन ऑफ फोरेजेस एंड किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स, राइट. सो क्वीन ऑफ फोरेजेस किसको बोलते हैं? लुसर्ने या अल्फा. एंड किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं बरसीम को. ये दोनों आपको फैक्ट्स याद रखने हैं. क्वीन ऑफ फोरेजेस एंड किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स. फोरेजेस एंड फॉडर क्रॉप्स का मतलब एक ही होता है. वी हैव रिटन ऑल्सो फोरेज और फॉडर क्रॉप्स. So that crop जो कि ग्रो किए जा रहे हैं टू फीड द लाइव स्टॉक आर फोरेज और फॉडर क्रॉप्स. सो क्वीन ऑफ फोरेजेस इज ल्यूसर्ने और अल्फा एंड किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स इज बरसीम. एंड ये लेग्यूम है दोनों. दीज बोथ क्रॉप्स आर लेग्यूम. और ऊपर की सारी ग्रासेज हैं. Now let us read some MCQs. Barseem is also known as king of fodder crops. And which forage crop is known as queen of forages? So queen of forages is lucerne. लूसर्ने यानी अल्फा. मतलब ये भी आपको नाम याद रखना है, बिकॉज अगर ये नाम आ गया सो यू हैव टू टेक दैट इन द ऑप्शंस. नाउ लेट अस रीड अनदर टाइप ऑफ क्रॉप, दैट इज सेवेंथ क्रॉप, स्पाइस क्रॉप. सो स्पाइस क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग, सीजनिंग फूड या समटाइम्स फूड को प्रिजर्व करने के लिए या मेडिकल या एरोमेटिक पर्पसेस. स्पाइसेस यानी मिर्ची मसाले, राइट. सो मिर्ची मसाले क्यों यूज़ होते हैं? फॉर टेस्ट इन्हेंसमेंट, फूड को सीजनिंग करने में या फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ की जाती है सीजनिंग. तो इसमें क्या आता है और इसमें कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं? आई थिंक तो इसमें कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं? सो सबसे पहले फ्रूट्स एंड सीड्स. सो फ्रूट्स एंड सीड्स के पार्ट्स को यूज़ करके क्या बनता है? क्यूमिन यानी जीरा, कोरिएंडर धनिया, फेनल, ब्लैक पेपर, कार्डेमम. ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची, कार्डेमम यानी इलायची, बाक सिनेमन. देन रूट से आता है टर्मरिक, जिंजर. फ्लावर बर्ड से आता है क्लोव. देन स्टिग्मा से आता है सैफरन यानी केसर. लीव्स यानी बे लीव यानी तेज पत्ता. कोरिएंडर लीव्स अगेन, तो धनिया की पत्ती, राइट. एंड कोरिएंडर है सीड्स वाला इज़ रिटन, क्योंकि वो जो मसाले वाली सीड्स वाली कोरिएंडर कम्स जिसका पाउडर बनाया जाता है, सो दैट वन जो सीड्स से आता है. एंड लीव्स से भी आता है, दैट इज़ धनिया पत्ती दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. सो लीव्स का इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, क्योंकि तेज पत्ता, लीव्स, तो यू नो ये लीव्स से आ रहा है. स्टिग्मास, तो स्टिग्मा फ्लावर का स्टिग्मा, केसर इज़ व्हाट, स्टिग्मा से आ रहा है वो फ्लावर के. देन फ्लावर के बड से आ रहा है क्लोव, राइट. देन रूट्स और राइजोम से आ रहा है टर्मरिक और जिंजर, हल्दी एंड अदरक. वो आपने देखा भी उसका शेप ऐसा होता है. सो वो रूट्स एंड राइजोम से आ रहा होता है. देन बार्क, जो पेड़ की छाल होती है, बार्क, उससे आता है सिनेमन, राइट. देन फ्रूट्स और सीड्स से आता है क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल सीड्स, ब्लैक पेपर, कार्डेमम. तो ये सब आप एग्जाम्पल्स एक बार रीड कर सकते हैं. देन यू हैव टू रिमेंबर दिस. किंग ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं? क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं? तो क्वीन ऑफ स्पाइसेस इज कार्डेमम एंड किंग ऑफ स्पाइसेस इज ब्लैक पेपर. ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है, किंग एंड क्वीन. देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स. बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं एक्चुअली, और अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपका बहुत मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन क्लियर हो जाएगा क्रॉप से रिलेटेड एक ही बारी में. सो ये पढ़ना तो है ही. सो बेवरेज क्रॉप्स क्या होता है? बेवरेज क्रॉप्स आर क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं टू प्रिपेयर ड्रिंक्स. ठीक है, बेवरेज इज़ व्हाट? बेवरेज इज़ ड्रिंक्स. जैसे हम ड्रिंक्स पीते हैं तो दीज आर बेवरेजेस. तो वो क्रॉप्स जिनको
ग्रो किया जाता है ताकि हम ड्रिंक्स को प्रिपेयर कर सकें। वो ड्रिंक्स जो रिफ़्रेशिंग है, वो स्टिमुलेटिंग है और वो मेडिसिनल भी है। और ये बेवरेजेस में अल्कोलॉइड्स होता है जैसे कैफ़ीन, थियोब्रोमाइन, जो कि माइल्ड स्टिमुलेंट्स की तरह काम करते हैं। हम यहाँ बेवरेजेस में बात कर रहे हैं कॉफ़ी, टी, राइट, नॉट अल्कोहल वगैरह। हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी टी की बेवरेज क्रॉप्स में, राइट। तो बेवरेजेस क्रॉप्स में क्या होता है, अल्कोलॉइड्स होते हैं, यानी कि कैफ़ीन और थियोब्रोमाइन। जैसे कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, ठीक है, और थियोब्रोमाइन भी हम पढ़ेंगे किस में होता है। तो वो माइल्ड स्टिमुलेंट्स की तरह जब काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं बेवरेज क्रॉप्स। अब हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ। सो ये बॉटनिकल नेम्स दिए हुए हैं, ये फैमिली दी हुई है, ये पार्ट्स यूज्ड, ये मेन स्टेट जो प्रोड्यूस करता है, और इसमें अल्कोलॉइड क्या है। ये 4-5 चीज़ें हमको बेवरेजेस क्रॉप्स के बारे में याद रखनी है, राइट। नाउ टी के केस में द बॉटनिकल नेम इज़ कैमिलिया सिनेंसिस, फैमिली इज थैसिया, देन पार्ट यूजेस यंग लीव्स, हम लीव्स यूज़ करते हैं। जो मेन स्टेट जो टी प्रोड्यूस करता है दैट इज़ आसाम, और इसमें अल्कोलॉइड यूज़ होता है कैफ़ीन। देन कॉफ़ी के केस में कॉफ़ी अरेबिका या कॉफ़ी सेनिफोरा एंड फैमिली इज रुबेसिया, सीड्स यूज़ होते हैं इसके लिए, कॉफ़ी के लिए। टी में जो है वो लीव्स यूज़ हो रही थी, जो बर्ड्स के अंदर जो लीव्स आती है, यंग लीव्स बर्ड्स। और कॉफ़ी के लिए हम सीड्स यूज़ करते हैं, कॉफ़ी सीड्स होती हैं। और मेन स्टेट जो कॉफ़ी बनाता है वो है कर्नाटका, और इसमें कैफ़ीन यूज़ होता है। देन कोकोआ, कोकोआ इज़ थियोब्रोमा कैकोआ, देन इसकी फैमिली इज टैक्यूलिसिया, एंड इसमें भी सीड्स हम यूज़ करते हैं, कोकोआ के सीड्स होते हैं। कोकोआ जैसे चॉकलेट बनता है कोकोआ से। और इसका मेन स्टेट है कोकोआ का केरला, और इसमें अल्कोलॉइड यूज़ होता है थियोब्रोमाइन। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें है वो भी आई टेल यू, ताकि आपको बहुत एक्स्ट्रा बर्डन ना हो सब चीज़ें याद रखने का। सी, टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ। यू रिमेंबर कि कौन सा स्टेट जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है। यू ऑल्सो रिमेंबर कि कौन सा अल्कोलॉइड यूज़ हो रहा है, कैफीन, थियोब्रोमाइन, राइट। यू ऑल्सो रिमेंबर कि कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है, एंड इट इज़ वेरी ईजी कि इसमें लीव्स यूज़ हुआ है, इसमें सीड्स, और इसमें भी सीड्स यूज़ हुआ है। देन रही बात बॉटनिकल नेम ऑफ फैमिली की, यू जस्ट गिव अ रीडिंग कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है और इसका फैमिली क्या है, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो यू जस्ट गिव अ रीडिंग, क्योंकि कभी कभी याद रह जाता है जो हम रीड करते हैं। सो यू जस्ट गिव अ रीडिंग, क्योंकि रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। वी कांट स्किप एनीथिंग दैट्स इन आवर सिलेबस। सो यू जस्ट रीड, इफ़ यू रिमेंबर इट इट्स वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट देन इट्स फाइन, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो डोंट गेट स्ट्रेस, वी ऑल्सो हैव सो मैनी क्वेश्चन दैट वी कैन आंसर। सो यू जस्ट गिव अ रीडिंग ऑफ वॉट इट इज़। देन लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पे हम क्रॉप्स का वो ख़त्म कर चुके हैं जो हम पढ़ रहे थे, क्रॉप्स बेस्ड ऑन, वी वर रीडिंग क्रॉप्स बेस्ड ऑन व्हाट, वन सेकेंड, व्हाट वी वर रीडिंग, these were pulse crops, these were cereal crops. Yes, we were reading crops based on edible plants. यहाँ पे हम crops का classification देख रहे थे। crops based on edible plants हम कर चुके हैं, हमको ये सब भी पढ़ना है। इसमें से हम अब start करने वाले हैं crop based on entomology. So ये हम classification of crops देख रहे हैं, और आज की क्लास में हम ये पूरे classifications को ख़त्म कर देंगे, no worries. Now let's move on to crops based on entomology. One second. सो ये आई होप आपको याद भी हो गया है साथ साथ, और आपको समझ भी आ रहा है। येस, सो दिस इज़ नाउ क्रॉप्स बेस्ड ऑन एंटोजेनी, एंटोजेनी। नाउ एंटोजेनी का मतलब क्या होता है? एंटोजेनी मीन्स लाइफ साइकिल ड्यूरेशन ऑफ अ प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन टू मैच्योरिटी। इन ईजी वर्ड्स आई मेक यू अंडरस्टैंड। एंटोजेनी यानी जब से प्लांट जो है उसको ग्रो किया, ठीक है, वो जर्मिनेट हुआ और फिर वो मैच्योर हुआ, यानी वो मर गया, डाइड, तब से ये पूरी जो साइकिल है प्लांट की, वो जो है उसको हम एंटोजेनी कहते हैं। सो एंटोजेनी मीन्स द लाइफ साइकिल ड्यूरेशन ऑफ अ प्लांट। जब वो प्लांट ने जन्म लिया टू लेके जब वो प्लांट मर गया, तो पूरी जो लाइफ साइकिल है प्लांट की, दैट इज़ एंटोजेनी। सो वील रीड नाउ क्रॉप्स बेस्ड ऑन एंटोजेनी। सो हम इसको कैसे क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, आई टेल यू। So first is annual crops, then second is biennial crops, and third one is perennial crops. ये तीन ही इसमें classifications आते हैं, annual,
perennial and biennial. So what we understand by annual crops is, annual crops means these crops grow, produce seeds and die all in the same year or season. They live only few months. ऐसे क्रॉप्स जो एक ही साल में अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं विद इन 1 ईयर, दे ग्रो, दे प्रोड्यूस सीड्स, देन दे डाई ऑल्सो, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। जब ये सारी चीज़ें हो रही है विद इन 1 ईयर कि एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, सीड्स आ रही हैं और मर भी रहा है, तो वो जो सारी एक्टिविटीज़ एक ही साल में हो रही है, सो दीज क्रॉप्स है एनुअल ईयर्स, एनुअल क्रॉप्स। इसके एग्जांपल्स हैं राइस, व्हीट, मस्टर्ड, टोमेटो। हमें पता है राइस हम उगाते हैं तो एक ही साल में उसका पूरा प्रोसेस होता है, राइट। जब फार्मर्स राइस उगाते हैं तो राइस उगाते भी हैं और उसकी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं उसी साल में। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स मतलब 1 ईयर, सो ग्रो, फ्लावर, मेक सीड्स, डाई ऑल इन 1 ईयर, सो दैट्स अ एनुअल क्रॉप्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बाइनियल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स में एक ही साल में सब हो रहा था। नाउ बाइनियल क्रॉप्स में इट विल नीड 2 सीजन्स और ईयर्स टू फिनिश द लाइफ साइकिल्स, यानी 2 साल लगेंगे या 2 सीजन्स लगेंगे जब वो अपनी लाइफ साइकिल को फिनिश करेंगे। फर्स्ट ईयर में ओनली लीव्स एंड रूट्स विल ग्रो एंड देन सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग, सीड्स होगा एंड देन दे विल डाई। सो 2 years और 2 season इट इज़ टेकिंग, सो दैट इज़ बाइनियल। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैरेट, बीटरूट और रेडिश। देन लास्ट इज पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स मैनी ईयर्स, मतलब एक ही बार में कुछ नहीं हो रहा, एक साल में कुछ नहीं हो रहा, 2 साल में कुछ नहीं हो रहा, इट विल टेक लाइक 10 years, 15 years, 30 years, तो बहुत सारा टाइम वो लेगा। एग्जाम्पल मैंगो ट्री, 30 years इट लिव्स। ऐसा नहीं होता कि आज आम के पेड़ ने आम दिए एंड नेक्स्ट डे और नेक्स्ट ईयर इट विल डाई, नहीं होता ना। इट कीप्स गिविंग अस फ्रूट्स एवरी ईयर, सो वो 30+ years तक रहती है। सेम कोकोनट ट्री, टी, लेमन ग्रास, नेपियर ग्रास, तो ये बहुत सालों साल हमको चीज़ें देते हैं। सो दीज आर पेरिनियल क्रॉप्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। वो क्रॉप्स जिसकी लाइफ साइकिल एक ही साल में ख़त्म हो रही है एनुअल, 2 साल में हो रही है बाइनियल और बहुत सालों में हो रही है पेरिनियल। और इसके एग्जाम्पल हम अपने आसपास देखकर ही समझ सकते हैं। देन ये मैंने एक बार आपको टेबल भी दे दिया, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। नाउ वील अंडरस्टैंड क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन, बेस्ड ऑन सीजन्स। तो सीजन्स के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो वी हैव खरीफ क्रॉप्स, वी हैव राबी क्रॉप्स एंड वी हैव जैद क्रॉप्स। ये हम काफ़ी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड जैद क्रॉप्स। सो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स, राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स, जैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस, देयर इज़ नो चॉइस। आप अपने निमोनिक्स बना सकते हैं। सीरियल्स में ये एग्जाम्पल्स हैं, पल्सेस के एग्जाम्पल्स हैं, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, अदर्स, मैंने हर चीज़ के एग्जाम्पल्स दे दिए हैं तीनों क्रॉप्स के। ना उसको याद करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाहे तो निमोनिक्स बना लीजिए, बिकॉज आई हैड माई निमोनिक, आई विल शेयर विथ यू बट इट्स रियली फनी, सो आई फील एम्बेरेस्ड टू शेयर इट विथ यू, बट यू कैन मेक योर ओन निमोनिक्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप याद करते हैं। सो माई निमोनिक वॉज वेरी अटपटा, इट वॉज समथिंग कोबामा की तिजोरी एंड WB ग्राम, ऐसे करके आप अटपटे अपने खुद के निमोनिक्स बना सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपको रटना ही पड़ता है। सो यू जस्ट मेक अ लिस्ट, रिमेंबर दिस, मेक सम निमोनिक्स, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं इससे रिलेटेड। आई रिमेंबर नबार्ड के मेंस में भी से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि डायरेक्ट भले नहीं आए बट यू हैव एन आइडिया और यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इनडायरेक्टली अगर आपको ये पता है तो। एंड इट्स द बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, मेक अ निमोनिक और मेक सम एनी शॉर्ट कीवर्ड्स जो आपको राबी और खरीफ क्रॉप्स का डिफरेंस याद रहे। Then we'll move on to our next category, that is classification of crops based on modes of pollination. Now what is pollination? Pollination we have all studied in our school. Pollination is transfer of pollen grains from anther, that is male part, to stigma, that is the female part of a flower. यानी अगर ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, तो यहाँ से जब पोलन ग्रेन्स यहाँ आया और उसके वजह से रिप्रोडक्शन हुआ और जो फ्लावरिंग का ग्रोथ है वो बढ़ा। सो दिस प्रोसेस इज दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ पॉलिनेशन, right? Now 2 types of pollination happens, self pollination, cross pollination, but sometimes mixed pollination is also happening कि दोनों जब चीज़ें मिलाकर हो रही हैं, तो दैट इज़ मिक्स पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी जब सेम फ्लावर पे द पोलन इज गोज टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन यानी जब डिफरेंट प्लांट पर जाता है पॉलन स्टिग्मा के, सो दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन।
नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं वीट, राइस, बार्ली, ग्राम। क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं मेज, बाजरा, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, पपाया। इफ़ आई एम नॉट श्योर, अगर आपने न्यूज़ में कभी पढ़ा है जीएम मस्टर्ड क्रॉप, तो जीएम मस्टर्ड कैसे बना है? इट्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो क्या टेक्निक्स हो रही है वहाँ पर, राइट? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड अगर आपको ये जीएम मस्टर्ड की टेक्निक्स समझ नहीं है, सो आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू इन डिटेल सम अदर डे इन व्हेन वी आर फ्री। सो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड यानी मिक्स पॉलिनेशन टाइप, तो सॉर्गम, कॉटन, सेफ्लावर, ब्रिंजल, लुसिनेज। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार थोड़ा रीड कर लीजिए कि हाँ इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं वीट, राइस, बार्ले। क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं मेज, बाजरा, मस्टर्ड, ये सारे क्रॉप्स। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस, जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं, हवा ले जा रही है, इंसेक्ट्स ले जा रहे हैं, या बारिश ले जा रही है, पानी ले जा रहा है, या आर्टिफिशियली पहुंचाया जा रहा है। कैसे जा रहा है पॉलिनेशन, कैसे हो रहा है? तो एजेंट्स और उनका साइंटिफिक टर्म ये आ सकता है, ये आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इफ़ द एजेंट इज़ वाटर, then the scientific term is hydrophily, and hydro anyway means water, so it's easy to remember. So agent if water है तो scientific term hydrophily है, and pollination is happening through water currents. If the agent is wind, the scientific term is anemophily, and the pollination is happening through wind. wind यानी हवा। अगर इंसेक्ट से हो रहा है तो साइंटिफिक टर्म इज एंटोमोफिली। एनीवे एंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट से रिलेटेड होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इफ़ यू नो दिस, एंटोमोफिली। एंड द पॉलिनेशन इज हैपनिंग थ्रू इंसेक्ट्स यानी बीज या बटरफ्लाइज। अगर एनिमल से हो रहा है तो जूफिली, एंड द पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। देन बैट्स, अगर सिर्फ बैट से हो रहा है देन इट इज़ चिडोप्टोफिली, एंड द पॉलिनेशन इज स्पेसिफिकली बाय बैट्स। बर्ड्स से हो रहा है तो इट्स ऑर्निथोफिली, एंड पॉलिनेशन इज हैपनिंग थ्रू बर्ड्स। देन ह्यूमन से हो रहा है तो दैट इज़ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन दैट इज़ हैपनिंग, यानी हैंड पॉलिनेशन, मैनुअल ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम पॉलिनेशन को, इधर से उधर रख रहे हैं। तो आई होप आपको ये एजेंट्स याद हो गए हों, समझ आ गए हो। आप इसकी लिस्ट बना लीजिए और एजेंट्स को याद रख लीजिए। हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली, जूफिली, चिरोप्टेरोफिली, ऑर्निथोफिली एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नाउ सम MCQs। क्रॉस पॉलिनेशन इज़ प्रिडोमिनेंट इन, सो क्रॉस पॉलिनेशन मेज़ में होता है ज़्यादातर। देन ग्राउंडनट जो होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सनफ्लावर में मेनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये भी हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था। देन आर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिवाइडिंग आर क्रॉप्स। सो अब हम क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन CO2 फिक्सेशन। वील अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड वील अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन्स। इट्स नॉट टू टेक्निकल, डोंट बी कन्फ्यूज, एंड आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी टर्म इन हिंदी and in easiest language that's possible, and it's nothing, you'll remember it like a lollipop, you'll remember it very nicely. So CO2 fixation, what is CO2 fixation? We know जो plants होते हैं वो CO2 जो है वो लेते हैं। वी नो दिस, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने CO2 जो गैस होती है, जो CO2 गैस होती है वो प्लांट्स लेते हैं एंड वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और वो उससे शुगर बनाते हैं। शुगर यानी वो फूड्स बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सी आई एम ऑल्सो नॉट टीचिंग दिस, जो स्टूडेंट एकदम जो प्रॉपर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है, आई एम टीचिंग फॉर देम। सो आई एम होपिंग कि आपको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं आता है, एंड आई एम टेकिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम बेसिक्स बिकॉज नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। सो CO2 फिक्सेशन यानी वी नो CO2 फिक्सेशन, जब प्लांट जो CO2 गैस लेते हैं एयर से और उसको फूड में बनाते हैं। हर प्लांट ये करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, पर हर प्लांट सेम मेथड यूज़ नहीं करता CO2 को अंदर लेने के लिए। हर प्लांट CO2 अंदर लेता है फूड बनाने के लिए, पर हर प्लांट सेम तरीके से CO2 नहीं लेता। तो इसलिए CO2 फिक्सेशन पर 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है, C3, C4 एंड CAM। जिस प्रोसेस वो यूज़ करते हैं उसके बेसिस पर, एज सिंपल एज दैट। एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ। सी, हर प्लांट जो है वो CO2 लेता है ताकि वो शुगर यानी फूड बना सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर हर प्लांट जो CO2 लेता है उसका मेथड अलग होता है CO2 लेने का, इसलिए हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, C3, C4 एंड CAM। दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट जो हमको समझना है इसमें। बस हमको 3 कैटेगरीज देखनी है, C3, C4, CAM, एंड उसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना, और उसका भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा विद अ वेरी गुड निमोनिक, वील अंडरस्टैंड दिस। नाउ C3 प्लांट्स,
यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड कॉमन कूल वेदर, हर प्लांट के आगे कीवर्ड लिखा हुआ है। C4 के आगे लिखा है हॉट क्लाइमेट चैम्पियंस एंड CM आर डेजर्ट सर्वाइवर्स। आपको बस ये 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। वापस बताते हो, C3 का हम कीवर्ड याद रखे हैं CC यानी कॉमन कूल, कूल बस याद रख लीजिए, कूल वेदर, कूल वेदर। और C4 का हॉट चैम्पियंस एंड CM का डेजर्ट सर्वाइवर्स। सो डेजर्ट्स, कूल, हॉट, डेजर्ट, बस ये 3 कीवर्ड याद रखिए एंड व्हाट आई एक्सप्लेन यू विल बिकम वेरी स्मूथ, यू विल अंडरस्टैंड इन वन गो एंड देयर विल बी नो कन्फ्यूजन एंड आपको ये हमेशा याद रहेगा। सो लेट अस सी, स्टार्टिंग से एक बार समझते हैं। हर प्लांट जो है वो CO2 लेता है और फूड बनाता है, पर हर प्लांट की CO2 लेने का मेथड अलग है, इसीलिए हमने 3 बेसिस पे उनको क्लासीफाई करा है, C3, C4 एंड CM। C3 यानी कूल क्लाइमेट, C4 का कीवर्ड हमको याद रखना है दैट इज़ हॉट चैम्पियंस एंड CAM का कीवर्ड हमको याद रखना है डेजर्ट सर्वाइवर्स। So let us now understand what are C3 plants. C3 plants are common cool weather, यानी C3, सबसे पहले C3 क्यों लिखा है और C4 क्यों लिखा है वो कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। दैट्स नथिंग, बिकॉज उनके 3 कार्बन्स है इसलिए C3 और 4 कार्बन्स है इसलिए C4, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, C3 यानी CO2 हैज़ 3 कार्बन्स, therefore its name C3, and C4 means that the plant makes CO2 has 4 carbons and therefore the name C4। अब हम C3 की बात करें, C3 का कीवर्ड हमने याद रखा है कॉमन कूल वेदर। सो C3 प्लांट्स आर गुड इन कूल वेदर, नॉर्मल सनलाइट, plenty of water and they don't like very hot sun, right, because they are cool। so अभी हमने पढ़ा the keyword is cool। let me change the color, yes। so C3 का कीवर्ड हमने याद रखा that is cool। सो उनको जो है गर्मी नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा हॉट सन नहीं पसंद। सो दीज आर प्लांट्स जो कि गुड है कूल वेदर में, नॉर्मल सनलाइट चलेगा, प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड इसके एग्जांपल्स है व्हीट, राइस एंड बार्ली। जैसे कि अब ये कैसे वर्क करेगा, CO2 जो है वो लीव्स के थ्रू एंटर करता है, लीव्स में एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, और इनसाइड लीफ सेल यानी मीसोफिल CO2 जो है वो डायरेक्टली कैल्विन साइकिल में चला जाता है और उससे शुगर बनता है। ऑल द स्टेप्स हैपन्स इन सेम सेल, डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड, आई एक्सप्लेन यू। हमने C3 का एग्जाम्पल पढ़ा, कूल क्लाइमेट पसंद है इन लोगों को, इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हॉट सन नहीं पसंद, C3 को कूल क्लाइमेट पसंद है, प्लेंटी ऑफ वाटर पसंद है, नॉर्मल सनलाइट पसंद है, मतलब कूल मतलब नॉर्मल, वेरी हॉट सन वो टॉलरेट नहीं कर सकते। अब व्हाट हैपेंस इज CO2 जो है वो लीव्स में आता है, CO2 जो है वो लीव्स में एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा, हमें पता है स्टोमेटा ओपनिंग होती है उसके थ्रू वो लीव्स में आ गया। अब लीव सेल जिसको मीसोफिल बोलते हैं, लीव सेल यानी, तो CO2 जो है वो लीव सेल के अंदर गया थ्रू स्टोमेटा और इस लीव सेल को मीसोफिल बोलते हैं हम, मीसोफिल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, CO2 जो है वो डायरेक्टली कैल्विन साइकिल में आ गया और उसके बाद शुगर बना, और ये सब एक ही सेम सेल में हो रहा है। आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं समझना, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस दैट C3 में जो है वो कूल क्लाइमेट उनको पसंद है, नॉर्मल थिंग्स आर हैपनिंग, the CO2 is entering through the leaves and in the leaf cell that is mesophyll, and then it's directly going into Calvin cycle and there it's making sugar, and these all steps are happening in the same cell, that's about it। And then when we understand about C4 plants, so C4 plants is hot climate champion, यानी इनको hot climate पसंद है, ये hot climate के champions है। जब हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट C3 वाले हैं वो hot को सहन नहीं कर पा रहे, तो कोई तो ऐसा होगा जो हॉट को सहन कर पा रहा है, सो दैट आर C4 प्लांट्स। इसमें जो प्लांट है वो कैच करता है CO2 को इन वन प्लेस और फिर CO2 को 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज कर देता है, सेंड्स दैट कंपाउंड टू अनदर प्लेस इनसाइड द सेल और फिर वहाँ पर शुगर बनता है। सो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ याद नहीं रखना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर हॉट क्लाइमेट चैम्पियंस एंड देन दे हैव 4 कार्बन कंपाउंड्स एंड दे आर गुड इन हॉट वेदर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, लेस वाटर, यानी वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि वो हॉट क्लाइमेट के चैम्पियंस हैं। सो इसके एग्जांपल्स हो गए मेज़, बाजरा, सोरघम, शुगर केन। सो
अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपको नॉलेज है तो, कि शुगर केन को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, देन हाउ इट इज़ अ हॉट क्लाइमेट चैम्पियन एंड हाउ इट इज़ अ C4 प्लांट. If that doubt has come to you, then you are doing very great, very good work. Now let me address this. CO4 plant का मतलब ये नहीं है कि that crop is a drought resistant plant. Drought resistant plant यानी कि उस plant को पानी ही नहीं चाहिए. It doesn't means that. CO4 plant means it's more efficient under water stress. It's more efficient under water stress, but not immune to it. It's more efficient under water stress, and therefore sugarcane is also a C4 plant. So it's a very good example of C4 plant, because people may get confused, or students may get confused if they know that C4 plants are hot climate champions. So they may get confused that sugarcane cannot be a hot climate champion. But no, it just means that it is more efficient under water stress. It does not mean that it is drought resistance. शुगर केन जो होता है उसका लार्ज लीफ एरिया होता है, इसलिए ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होते हैं, और C4 प्लांट्स में एक बेटर वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, इसलिए जो है शुगर केन जो है वो एक C4 प्लांट है. अब हम CAM प्लांट्स की बात करते हैं. दीज आर डेजर्ट सर्वाइवर्स. यानी जैसे मान लेते हैं एक कैक्टस को आप इमेजिन करिए, एक डेजर्ट में कैक्टस है. अब डे टाइम में बहुत गर्म है, बहुत हॉट है, तो वो अपने पोर्ट्स को जो है वो क्लोज रखेंगे ताकि वो अपनी वाटर को बचा पाए. अब नाइट में कूलर है, तो वो पोर्स ओपन करते हैं नाइट में ताकि वो CO2 ले पाए. यानी वो प्लांट्स जो नाइट में CO2 लेते हैं, है ना, क्योंकि डेजर्ट कंडीशंस है. हमने ये बस याद रखना है कि CAM जो है वो डेजर्ट सर्वाइवर्स से रिलेटेड है. सो ऑल थिंग्स वुड बी सॉर्टेड. हमने ये बहुत याद रखने की कोशिश की है और कर रहे हैं कि CAM जो है वो डेजर्ट सर्वाइवर्स है, और नाइट में वो लोग CO2 लेंगे बिकॉज डे में इट्स वेरी हॉट, सो देयर पोर्स आर क्लोज्ड. अब ये जो स्टोर करते हैं CO2 एज एसिड इनसाइड नाइट टाइम में, और नेक्स्ट डे है ना, उनने रात में स्टोर कर लिया CO2 एज एसिड इनसाइड, और फिर डे में वो लोग शुगर बनाएंगे CO2 से. शुगर यानी फूड. शुगर को नॉर्मल शुगर से कंफ्यूज नहीं करना है. शुगर मतलब फूड. तो इसके एग्जांपल हो गए कैक्टस, पाइनएप्पल, अगावे. ये सब वो प्लांट्स हैं जो CAM प्लांट्स हैं. बस एक दो एग्जांपल्स आप याद रख लीजिए, सो यू ऑल विल बी सॉर्टेड. अब देखो व्हाट इज गिवन हेयर इज जो C3 प्लांट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन 85% ऑफ ऑल प्लांट स्पीशीज़ है. C4 प्लांट्स जो है वो 3% है, एंड CAM प्लांट्स आर 8%. यानी मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो 85% C3 प्लांट्स है, C4 आर 3% ओनली, एंड CAM जो है वो सिर्फ 8% है. देन उनका CO2 प्रोडक्ट 3 कार्बन है क्योंकि C3 है, इसमें 4 कार्बन है क्योंकि C4 है, और CAM में भी 4 कार्बन एसिड है, और ये रात में स्टोर कर रहे हैं बिकॉज देन वो डे में बनाते हैं CO2. इसमें CO2 फिक्सेशन कैसे हो रहा है ये हमने पढ़ा था. इट्स हैपनिंग इन द कार्बन साइकिल C3 साइकिल. देन CO2 फिक्सेशन C4 में कैसे हो रहा है, C4 साइकिल इन मीजोफिल एंड C3 साइकिल इन बंडल शीथ. देन C4 फिक्सेशन एट नाइट, C3 ड्यूरिंग द डे. व्हाट डज इट मीन्स, आई विल एक्सप्लेन यू. CAM का भी हमने पढ़ा कि C3 ड्यूरिंग द डे एंड C4 फिक्सेशन एट नाइट. व्हाट डज इट मीन्स इज कि रात में जो है वो उनके पोर्स ओपन हो रहे हैं, रात में वो लोग CO2 स्टोर कर रहे हैं एज एसिड, और देन डे में वो लोग बना रहे हैं CO2. सो यही लिखा है C3 ड्यूरिंग द डे एंड C4 एट नाइट. C4 हो रहा है रात में, C4 की प्रोसेस हो रही है रात में, एंड C3 की प्रोसेस हो रही है डे में. एंड व्हाट इज़ रिटन अबाउट C4 इज़ कि C4 की साइकिल हो रही है मीजोफिल में, और C3 की साइकिल हो रही है स्पेशियल सेपरेशन में. यानी मतलब सिंपल सा है, देखो क्योंकि C4 प्लांट्स जो हैं वो क्या है, वो हॉट क्लाइमेट वाले हैं, उनको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है. आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू व्हेन आई वाज गिविंग यू एग्जांपल ऑफ शुगर केन दैट दे आर मोर वाटर एफिशिएंट. दे आर नॉट ड्राउट रेजिस्टेंट बट दे आर मोर वाटर एफिशिएंट. सो व्हाट इज हैपनिंग इज what they'll do is they'll grab CO2 in one room where there's less risk, and then they'll use CO2 in another safe room, and that makes them super efficient. मतलब कि इसमें लिखा है C4 साइकिल इन मीजोफिल, यानी कि CO2 जो है, C4 प्लांट्स जो हैं वो CO2 को कैच करेंगे लीफ में, लीफ यानी मीजोफिल में. आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज, तो मैं एक बार शुरू से आपको अच्छे से बताती हूँ. C4 साइकिल इन मीजोफिल यानी वो CO2 को कैच करेंगे लीव्स में, मीजोफिल यानी लीव्स, सिंपल. और उसके बाद फिर वो कैच करके भेज देंगे दूसरे पार्ट में इन बंडल शीट्स यानी दूसरे पार्ट में, ताकि वो शुगर बना पाए विदाउट वेस्टिंग एनर्जी. शुगर यानी फूड, वो एनर्जी को वेस्ट किए बिना फूड बना पाए, क्योंकि इनको सर्वाइव करना है दीज प्लांट्स. सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स.
देन स्टोमेटा बिहेवियर, स्टोमेटा इज ओपन ड्यूरिंग द डे, इसमें भी ओपन ड्यूरिंग द डे, और CM प्लांट्स में हमने पढ़ा इट ओपन्स एट नाइट. नाउ आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट इज इट मीन्स. बेस्ट क्लाइमेट कूल मॉइस्ट टेम्परेट, इसमें हॉट सनी ड्राई और इसमें डेजर्ट और वेरी ड्राई, ये तो हम समझ ही रहे हैं. एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे, वीट, राइस, सोयाबीन, मेज, शुगर केन, बाजरा, और इसमें कैक्टस, पाइनएप्पल या अगावे. तो ये सब एग्जाम्पल्स है एंड आई होप मैंने इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में जितना मैं कर सकती थी समझाने की कोशिश की है. Now let's move on to next type, that is based on depth and types of root system. Depth यानी कितने डेप्थ में वो प्लांट जो है वो जा रहा है, वो शैलो है, मीडियम है या डीप है. और टाइप ऑफ रूट सिस्टम यानी उसकी रूट सिस्टम का टाइप क्या है. और डेप्थ यानी उसकी रूट जो है वो कितने अंदर तक जा रही है. इफ़ उसकी डेप्थ, बस आपको ये ही याद रखना है और कुछ नहीं. आई डोंट वांट यू टू ओवर बर्डन विथ नॉलेज. सो रूट यानी अगर वो शैलो रूटेड है यानी वो 0 to 30 डेप्थ में है सेंटीमीटर. अगर वो मीडियम है तो 30 to 60, और अगर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो डीप रूटेड प्लांट है. और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. देन रूट सिस्टम के टाइप, यानी वो टैप रूट हो सकता है या वो फाइब्रस रूट हो सकता है. टैप रूट यानी जैसे कि वो बहुत नीचे जा रहा है, नीचे रूटेड है. और फाइब्रस रूट यानी जब वो बहुत फैला हुआ है, ये देखो ये बहुत फैला हुआ है, इसकी ब्रांचेस है रूट की. सो दिस इज़ फाइब्रस रूट और दिस इज़ टैप रूट. तो टैप रूट के एग्जाम्पल हैं कैरेट, रेड ग्राम, सेफ्लावर. और फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं वीट, राइस, मेज. तो बस इतना ही याद रखना है इसमें, बस इतना ही याद रखना है इसमें कि बेस्ड ऑन डेप्थ में 0 to 30 सेंटीमीटर, 30 to 60 सेंटीमीटर, मोर देन 60 सेंटीमीटर, एंड देन टैप रूट या फाइब्रस रूट. उसके बाद बेस्ड ऑन क्लाइमेट. तो बेस्ड ऑन क्लाइमेट हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट. ट्रॉपिकल यानी अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तो. सब ट्रॉपिकल यानी 10 से 20 डिग्री सेल्सियस है. और टेम्परेट यानी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है. अगर आप अपनी टेबल बना रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो ये टेबल बना लीजिए और उसके आगे ऐसे लिख लीजिए ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इधर टेम्परेचर और इधर एग्जाम्पल्स. दैट्स इट जो आपको पढ़ना है इस चीज़ में. ट्रॉपिकल में एग्जाम्पल्स आ जाएंगे राइस, शुगर केन, कॉटन. सब ट्रॉपिकल के वीट, क्योंकि हम ऊपर के जब बेल्ट में आते हैं नॉर्थ के, अगर हम इंडिया को भी इमेजिन करें तो आप इमेजिन करके देखिए पंजाब में क्या है, सरसों के खेत. गेहूँ, रोटियां कहाँ बनती हैं, नॉर्थ में. सो गेहूँ, वीट, मस्टर्ड, ज्वार का कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, नॉर्थ में ऊपर. तो सब ट्रॉपिकल में आ गए वीट, ग्राम, सोरगम यानी ज्वार. सो मस्टर्ड, ये सारे क्रॉप्स जो हो गए वो सब ट्रॉपिकल हो गए. देन टेम्परेट यानी और ऊपर, तो एप्पल, पोटैटो, बार्ले, ओट्स. एप्पल कहाँ से आता है, मेडिटेरियन से, कश्मीरी एप्पल. तो ऐसे आप याद रख लीजिए. ट्रॉपिकल यानी राइस, शुगर केन, कॉटन, बनाना, ये सब कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन से मिलते हैं. देन बेस्ड ऑन टिलेज, द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ बेस्ड ऑन टिलेज. टिलेज मतलब कि कितना तैयारी करनी है क्रॉप्स में, है ना, और बिना तैयारी करे कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं. सो इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक है एरेबल क्रॉप्स, एक है नॉन एरेबल क्रॉप्स. एरेबल क्रॉप्स यानी जिसमें जो प्रिपेयर्ड लैंड पे प्लो किए जाते हैं, यानी कि वीट हो गया, मेज़ हो गया. और नॉन एरेबल यानी जिनको टिल करने की ज़रूरत नहीं है, लैंड को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे घास फूस हो गई, तो बिना एरेबल लैंड पे हम ग्रो कर सकते हैं. और एरेबल यानी जब वो प्लग्ड एंड प्रिपेयर किए जाते हैं एरेबल लैंड पे. तो वीट, मेज़, ये सब एग्जाम्पल हो गए. Now let us move on to our next category, that is based on nutrient uptake. Nutrient uptake का मतलब क्या हुआ. आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ और सही स्पीड मेंटेन कर रहे हैं हम. सो न्यूट्रिएंट अपटेक का मतलब क्या हुआ कि कौन सा क्रॉप ऐसा है जिसने बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए सॉइल से जब उसको उगाया तो, और कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसने को अगर उगाया या ग्रो किया तो उसने सॉइल को ही और फर्टिलाइज कर दिया, और कौन सा ऐसा क्रॉप है जो सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, एनरिच कर रहा है. तो न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर, राइट, कि न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे हम क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं. पहला हो गया एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि एग्जॉस्ट कर दिया, परेशान कर दिया, तो उसने बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिमूव कर दिए. तो इसके एग्जांपल्स हो गए मेज़, पोटैटो, शुगर बीट, कॉटन. कि जब हमने इन क्रॉप्स को उगाया तो उन्होंने, इन क्रॉप्स ने हमारे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर दिया. रिस्टोरेटिव नाम से समझ में आ रहा है कि रिस्टोर कर दिया, यानी एनरिच कर दिया सॉइल फर्टिलिटी. जब हमने इन क्रॉप्स को उगाया तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी और बढ़ गई. जैसे कि ग्राम, पी, सनहेम हमने पढ़ा था जब हम फाइबर क्रॉप्स पढ़ रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर.
देन कवर क्रॉप्स यानी कि जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी सॉइल को एनरिच कर रहे हैं, जैसे काउपी या ग्रीन ग्राम। तो आपको बस इतना याद रखना है। नाउ दिस इज़ द लास्ट कैटेगरी फाइनली ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद आई एम होपिंग कि मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी, बिकॉज आई अगेन नो वांट यू टू ओवरबर्डन योरसेल्फ विथ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप इतना अच्छे से याद कीजिए, इतना अच्छे से पढ़िए, एंड देन वी विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर श्योर, जहाँ पे हम और चीज़ें पढ़ेंगे आगे की। सो आज के लिए क्रॉपिंग के लिए द बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पज़ जो है वो लास्ट टॉपिक है। देन इसमें बहुत सारे क्रॉप्स के टाइप्स आते हैं। कवर क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जिनको ग्रो किया ताकि हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर पाएँ वीट से, इरोजन से और मॉइस्चर को रिटेन कर पाएँ। ट्रैप क्रॉप्स यानी जो हमने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रो किए ताकि वो हमारे मेन क्रॉप से दूर रहें। कैच क्रॉप्स यानी कि हमने दो मेजर क्रॉप्स के बीच में जो क्रॉप्स उगा दिए ताकि हम अपने आइडल टाइम को यूटिलाइज कर पाएँ, तो वो हो गए कैच क्रॉप्स। देन एले क्रॉप्स यानी हमने अगर जो रोज़ हैं ट्रीज़ की या श्रब्स की, उनके बीच में अगर हमने क्रॉप्स लगा दिए तो वो हो गए एले क्रॉप्स। सिलेज क्रॉप्स यानी कि हमने फॉडर बनाने के लिए, जो एनिमल्स के फॉडर के लिए जो हमने कल्टिवेट किया, वो हो गए सिलेज क्रॉप्स। रिले क्रॉप और एक और क्रॉप है, दैट इज़ पैरा और ओटेरा क्रॉप्स। तो उसमें जो है बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। रिले रेस अगर आपने देखी है, अगर आपने रिले रेस दौड़ी है कभी या आपने टीवी पे देखी है, तो रिले रेस में क्या होता है कि एक इंसान है, उसने रेस दौड़ी, वो यहाँ तक आया, फिर यहाँ से दूसरा इंसान है वो दौड़ेगा यहाँ तक, फिर यहाँ से दूसरा इंसान है वो दौड़ेगा। यानी जब एक इंसान रेस ख़त्म करके यहाँ आ रहा है, फिर ये छोड़ रहा है, फिर ये दौड़ रहा है, फिर ये छोड़ रहा है, फिर ये दौड़ रहा है। सो रिले क्रॉप्स क्या होता है, दे आर सोन बिफोर हार्वेस्टिंग द मेन क्रॉप सो दैट बोथ क्रॉप शेयर द पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। और पैरा और ओटेरा क्रॉप्स इज़ अ रिले क्रॉपिंग सिस्टम जहाँ पे सेकेंड क्रॉप इज़ सोन इन स्टैंडिंग वाटरलॉग और मॉइस्ट फील्ड बिफोर हार्वेस्टिंग। मतलब देखिए, जैसे हमने रिले क्रॉप का एग्जाम्पल पढ़ा, मैंने आपको दोनों को सेपरेटली बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये है रिले क्रॉप और ये है पैरा क्रॉप। तो हमने रेस पढ़ा कि एक रेस होती है कि जिसमें रेस में एक इंसान गया, फिर उसने पास किया, फिर तब दूसरा इंसान गया। तो सेम इज़ रिले क्रॉपिंग का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि राइस फार्मर्स जो है वो राइस को ग्रो कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि राइस का जो खलियान है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, पर वो हार्वेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो फार्मर ने क्या किया, उन्होंने नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिया, है ना, बिटवीन रोज ऑफ राइस के बीच में उन्होंने नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही राइस की हार्वेस्टिंग होगी नया क्रॉप तैयार है। सो इट इज़ लाइक अ रेस कि एक इंसान आया तो फिर एक इंसान गया, यानी कि राइस का हार्वेस्ट जब होने ही वाला था तो उसके पहले उन्होंने नया क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिया ताकि जब राइस का हार्वेस्टिंग हो जाए उनके पास एक नया क्रॉप ऑलरेडी तैयार हो। दैट इज़ रिले क्रॉपिंग। उसके बाद पैरा क्रॉपिंग क्या होता है, सेम है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पैरा क्रॉपिंग क्या होता है कि सेम जब राइस की फील्ड है ना, राइस की फील्ड है ऑलमोस्ट और हार्वेस्ट नहीं हुआ है पर दिख रहा है कि हाँ हार्वेस्ट होने वाला है। तो जब रिले क्रॉपिंग के केस में फार्मर ने सीड्स लगाकर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। पैरा की क्रॉपिंग में जब दिख रहा है कि हाँ होने वाला है तो फार्मर क्या करेगा, थ्रो सीड्स, और फिर बिना किसी प्लोइंग के, बिना किसी टिलेज के, बिना किसी प्रिपरेशन के, बस जो सीड्स है वो ऐसी फेंक दी, और वो जो सीड्स है वो जो सॉइल में मॉइस्चर है उसी के बेसिस पर, उसी के थ्रू वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। अब एक बार मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, अंडरस्टैंड बेटर। तो हमने पढ़ा रिले क्रॉपिंग इज सोन बिफोर हार्वेस्टिंग, जब राइस की हार्वेस्टिंग होने ही वाली थी तभी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया ताकि जो बोथ क्रॉप्स हैं वो शेयर कर सके उनका पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। पैरा क्रॉपिंग में क्या हुआ, ये भी एक रिले का ही टाइप है, पर जो सेकेंड क्रॉप है वो जब सोन किया बिफोर हार्वेस्टिंग इन वाटर लॉग और मॉइस्चर बिफोर हार्वेस्टिंग, इसमें लिखा नहीं है पर यू कैन जस्ट राइट कि विदाउट एनी टिलेज कंडीशन, विदाउट एनी प्लोइंग, जैसे ऐसे फेंक के सीड्स को ऐसे फेंक कर जब उगाया, जब ग्रो करा, तो उसको हम पैरा क्रॉपिंग कहते हैं, विदाउट एनी प्रेप। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरा क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग। लेट अस सी सम MCQs। कैक्टस एंड पाइनएप्पल जो है वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं। सो कैक्टस वी हैव अंडरस्टूड, पाइनएप्पल भी हमने देखा था, तो दिस इज CM, दीज आर डेजर्ट सर्वाइवर्स।
कीवर्ड याद रखना है बस, आपको पूरा याद हो जाएगा. Desert survivors. A crop that can be grown between two main crops to utilize time is catch crop. Then C4 plants are best suited to which type of climate? C4 वाले थे hot and dry. Then which of the following crop fix atmospheric nitrogen? So nitrogen fix करते हैं कौन से plant? जो pulses वगैरह वाले plant होते हैं. So that is lentil is the right answer. I hope you understood this session very well. I have tried to utilize maximum time and an understanding जो maximum चीज़ें हैं जैसे questions आते हैं, and tried framing MCQs also. I hope you are liking the sessions. Please like, share and comment. Please join the Telegram session ताकि Telegram link ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर आपको आ रहा है कि कब वीडियो आ चुका है. देन इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी कोई डाउट से रिलेटेड, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम. आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू NABARD, RBI और इनफैक्ट UPSC बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव इनफ एक्सपीरियंस टू टेल यू. एंड आई होप यू आर लाइक दिस सेशन. हम PIB के सेशंस के लिए मिलेंगे कल. आई हैव डिसाइडेड दिस that we'll bring alternative PIB sessions of 2 days and then agriculture lectures the other day. यानी कि जैसे कि ये मेरा प्लान है, आप बताइए अगर आपको अच्छा लगा कि नहीं. जैसे कि टुडे इज़ विच डे? टुडे इज़ 11th of July. So 11th of July we are bringing AARD lecture 2 and 12th of July we'll bring PIB of 10th and 11th July MCQs and then 13th of July again ARD lecture 3 और schemes तो चलती रहेंगी. I'm not talking about schemes. Then 14th July again 12th and 13th July PIB MCQs. I'm thinking to bringing in lectures in this pattern. If you like this, please comment that and please follow for more, and thanks for watching.